अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शहरयार अहमद, आपका केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम शाहजी कॉलेजिएट और फ्रॉम शाह कॉमर्स स्कूल। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 50 के बारे में। लेक्चर नंबर 50 है हमारा बिहेवियर ऑफ गैसेस से रिलेटेड। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 49 को काफ़ी इंजॉय किया और हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उस सबके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 50 के अंदर किस चीज़ के बारे में? डिफाइंड डिफ्यूजन। हम लोग डिफ्यूजन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रिफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी, इन सब की डेफिनेशंस के बारे में डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। फिर ये बात करेंगे कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4 और हाइड्रोजन गैस में से कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होती है और क्यों। हमारे लेक्चर्स के अंदर इस तरह की पिक्चर्स आएंगी। इन पिक्चर्स के थ्रू हम सारे लेक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे, गुब्बारों को फुलाएंगे और गुब्बारों को पानी में डुबाएंगे। और फिर उसके बाद हम इस लेक्चर के एंड में MCQs के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर सारे MCQs डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये सवालात शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सेक्शन बी में किस तरह से बनकर आते हैं, और फिर यही सवालात अगर सेक्शन सी में आए, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स के तौर पर आए, तो उसको किस तरीके से लिखना होगा और वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं डिफ्यूजन और इफ्यूजन की डेफिनेशन के बारे में। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, किसी भी चीज़ का फैलना। सही ना? डिफ्यूजन का मतलब है फैलना। ठीक है, अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, लेट्स से अगर आप इस कंपार्टमेंट के अंदर देखें, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैसेस के मॉलिक्यूल एक पार्टीशन से ब्लॉक हुए हैं। इस पार्टीशन से ब्लॉक हुए हैं, अगर मैं ये पार्टीशन को हटा दूं, इस पार्टीशन को पूरा का पूरा कंप्लीटली हटा दूं, तो फिर गैसेस के मॉलिक्यूल इस तरह से फैल जाएंगे। ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल इस तरह से फैल रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाएगा डिफ्यूजन। अगर मैं इफ्यूजन की बात करूंगा तो आप खुद फर्क बताइएगा। ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स, अब मैंने पूरा पार्टीशन नहीं हटाया, पार्टीशन अपनी जगह पर है। जैसे यहाँ पर पार्टीशन है, पार्टीशन अपनी जगह पर बरकरार है, पार्टीशन को नहीं हटाया गया। यहाँ पे पार्टीशन बरकरार है, सही ना? पार्टीशन कहीं पे भी नहीं गया, पार्टीशन अपनी जगह पे मौजूद है। सिर्फ उस पार्टीशन के अंदर दरमियान में क्या मौजूद है? एक पिन होल मौजूद है। दरमियान में एक पिन होल मौजूद है। इस पिन होल से सारी गैसेस निकली और सारी गैसेस बाहर निकलने के बाद फिर दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर फैली। तो अब इनके अंदर क्या फर्क होगा? यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल एक कंपार्टमेंट से निकल के बाहर आ रहे हैं, एक पिन होल से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो जो पिन होल से निकल के फैलने का प्रोसेस है वो कहलाता है इफ्यूजन, और पूरा रैंडमली स्पॉन्टेनियसली फैलने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है डिफ्यूजन। तो आइए जरा डिफ्यूजन में और इफ्यूजन में फर्क समझते हैं। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? डिफ्यूजन का मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगर आप देखें इस कंपार्टमेंट में गैसेस के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आप देखें ये कंपार्टमेंट खाली है या यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल की तादाद कम है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है या लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन का उर्दू में तर्जुमा होता है मिकदार, सही है, क्वांटिटी। अब यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? स्पॉन्टेनियस तरीके से। स्पॉन्टेनियस मतलब बिल्कुल रैंडम तरीके से जाएंगे और किसी पिन होल में से पास नहीं हो रहे होंगे, सिर्फ रैंडमली फैल रहे होंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इफ्यूजन के अंदर क्या होगा? इफ्यूजन के अंदर भी जो गैसेस के मॉलिक्यूल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ही जाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि यहाँ पर इफ्यूजन के अंदर एक पिन होल के थ्रू पास होंगे। आइए ज़रा इनकी डेफिनेशंस को ज़रा पढ़ते हैं। जैसे डिफ्यूजन की एग्जांपल, डिफ्यूजन की आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल, एक गैस के मॉलिक्यूल्स का मिक्स होना दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ में, ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन जो है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कि डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल्स मूव होते हैं एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से, यानी जहां पर गैसेस के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा हो वहां से उस एरिया में जहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल की तादाद कम है। रेट ऑफ दिस मूवमेंट, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो डिपेंड करती है, उसकी स्पीड डिपेंड करती है किस चीज़ पे? टेम्परेचर पे, विस्कोसिटी क्या है उस मीडियम की, उस पर डिपेंड करती है, और वो जो पार्टिकल का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इन सारी बातों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़े से वक्त के बाद।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्मेल ऑफ फ्लावर, जो फूल है, फूल की खुशबू जो होती है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। इस तरह परफ्यूम की जो खुशबू है पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, ये कहलाएगा डिफ्यूजन। इसी तरह से स्मोक जो है, धुआं जो है, वो गैसेस के अंदर, एयर के अंदर, हवा के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। अगर कोई सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, या अगर आप धुआं जलाते हैं, मतलब आंख लगाते हैं, तो जो उसका धुआं है वो हमारी हवा के साथ में मिक्स होता है और फैल जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ की? डिफ्यूजन की। अब हम बात करेंगे इफ्यूजन की। इफ्यूजन क्या चीज़ है? इफ्यूजन है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैसेस के मॉलिक्यूल किसी पोर्स के थ्रू या किसी टाइनी होल्स के थ्रू, किसी भी वेजल से, कंपार्टमेंट से बाहर निकलें, किसी सुराख के थ्रू गैसेस के मॉलिक्यूल बाहर निकलें, तो वो प्रोसेस कहलाएगा इफ्यूजन। अब यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है कि जो लाइटर गैसेस होती हैं, लाइटर गैसेस मतलब जो हल्की गैसेस होती हैं, वो जल्दी से फैल जाती हैं, जल्दी से फ्यूज हो जाती हैं हैवियर गैसेस के मुकाबले में। भारी गैसेस के मुकाबले में हल्की गैसेस तेजी से फैल जाती हैं। फॉर प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन द डायमीटर ऑफ होल मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉलिक्यूल्स मीन फ्री पाथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ्यूजन के लिए जो होल है उस होल का डायमीटर छोटा होना चाहिए। मॉलिक्यूल के दरमियान में जितना फासला होता है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जितना फासला होता है, उस फासले से छोटा होना चाहिए। जो हमारा होल है वो होल छोटा होना चाहिए। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी टायर जब पंक्चर हो जाता है तो उस टायर के होल में से सारी गैस निकल के बाहर आती है, गैस लीक हो जाती है, लीकेज ऑफ एयर हो जाती है। अब जरा आप अगर इस एग्जाम्पल को गौर से देखें, हमारे पास एक परफ्यूम है और ये परफ्यूम की नोजल में से, आपको नजर आ रहा होगा, इस परफ्यूम की नोजल में से क्या निकल रही है? परफ्यूम की नोजल में से गैस निकल के बाहर आ रही है। परफ्यूम की जब नोजल से बाहर निकल रही होगी गैस, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इफ्यूजन। ये प्रोसेस कराएगा इफ्यूजन, और इस तरह से ये इफ्यूजन का प्रोसेस होता जाएगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो एयर के साथ में मिक्स होकर फैलना शुरू कर देंगे। एयर के साथ में मिक्स होकर जब फैल रहे होंगे तो फिर प्रोसेस वो कराएगा डिफ्यूजन। यानी कि जब स्पॉन्टेनियस तरीके से, रैंडम तरीके से गैसेस फैलना शुरू कर देंगी और जो होल से निकलने का प्रोसेस होगा उसका तकरीबन आप बोल सकते हैं कि उसका अफेक्ट खत्म हो गया, तो वो हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस होगा फिर डिफ्यूजन होगा। शुरू में जब गैसेस होल से बाहर निकली होगी तो वो प्रोसेस कहलाएगा इफ्यूजन। आई होप कि आपको इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों में बहुत अच्छे से फर्क समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रेशर और फिर कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड। प्रेशर क्या चीज़ है, गैस प्रेशर किस तरह से डेवलप होता है, और कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स ये रही प्रेशर की डेफिनेशन। लेकिन प्रेशर की डेफिनेशन से पहले हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रेशर की डेफिनेशन पर आएंगे। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन ये गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हुए भी स्ट्रेट लाइन्स के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं, कोई कर्व पाथ में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे भी। जब गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे और फिर टकराने के बाद, ये गैसेस के मॉलिक्यूल टकराने के बाद किस चीज़ से टकराएंगे? वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होगा, यानी कि वॉल ऑफ कंटेनर पे फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर कंटेनर का एरिया छोटा है, कंटेनर का साइज छोटा है, कंटेनर का एरिया स्मॉल है और यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रही है, फोर्स ज़्यादा लग रही है, यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इस कंटेनर से टकरा रहे हैं और वो कंटेनर का साइज छोटा है, तो हम बोलेंगे फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है, एरिया बहुत कम है, जिसके नतीजे में गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पिस्टन को, जो ढक्कन था, ढक्कन के लिए आप इसको या पिस्टन कह लें, पिस्टन को हमने क्या कर दिया और ज़्यादा पुश कर दिया, ऊपर से लोड डाल के पिस्टन को नीचे कर दिया। जब पिस्टन के ऊपर लोड डालेंगे और पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो होगा क्या कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये देखें कि गैसेस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। जब गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं तो अब इनके दरमियान में नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से और ज़्यादा टकराना शुरू कर देंगे, नतीजतन वो गैसेस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से बहुत ज़्यादा टकराएंगे, हर जगह से टकराना शुरू कर देंगे। जब वो हर जगह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो अगेन हुआ क्या कि यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल ने ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू कर दी और ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू कर दी,
और एरिया क्या होता चला गया, एरिया कम होता गया क्योंकि हमने पिस्टन को क्या कर दिया, हमने पिस्टन को नीचे कर दिया। तो अब क्या होगा, अब प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो हमने क्या किया है, हमने बेसिकली गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दिया है। गैस, अच्छा अब कंप्रेशन का वर्ड आ गया, कंप्रेशन का वर्ड समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। हमने गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने का मतलब होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फासले हैं ना, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में आपको फासले नजर आ रहे थे, हमने इन फासलों को कम कर दिया। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फासले थे, हमने इन फासलों को कम कर दिया। कैसे कम किया कि हमने ऊपर से पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ाया तो पिस्टन नीचे आया, जिससे गैसेस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए, तो वो श्रिंक हो गया, वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है कंप्रेशन। जब बेसिकली हमने कंप्रेशन किया, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को करीब किया है, तो एरिया क्या हो गया, एरिया कम हो गया, फोर्स ज्यादा लगना शुरू हो गई, गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा टकराया, वॉल ऑफ कंटेनर से ज्यादा टकराया, जिसके नतीजे प्रेशर बिल्डअप हुआ। आइए अब जरा दोनों की डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस पार्टिकल्स, यानी कि कितनी फोर्स लग रही है गैसियस पार्टिकल्स के थ्रू पर यूनिट एरिया, और कितने एरिया पे लग रही है, ये कहलाता है गैस प्रेशर। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया करके। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हमारे पास प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू F अपॉन A। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रेशर का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, न्यूटन अपॉन मीटर लिखा हुआ है, ये होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सही लिख देता हूँ मैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एसआई यूनिट जो है फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए प्रेशर का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या Nm-2। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। एक पास्कल और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यह है कि किसी भी चीज का साइज कम करने की कोशिश करना। द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी फ्लैटेंड, के किसी चीज की कैपेसिटी की उसको फ्लैट किया जा सके या उसका साइज रिड्यूस किया जा सके प्रेशर के थ्रू, ये क्या चीज कहलाती है, कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कि अभी हमने गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात करी थी, गैसेस के मॉलिक्यूल को हमने क्या किया था कि कंप्रेस कर दिया था, पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ाया था, पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ाने के बाद पिस्टन नीचे आ गया, जिससे गैसेस के मॉलिक्यूल करीब करीब हो गया था और उनका साइज कम हो गया था। तो ये प्रोसेस कहलाएगा कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब हर गैस की कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उसको कंप्रेस करने की जो टेंडेंसी होती है, वो कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में स्पेसेस होते हैं। हर मर्तबा गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान में डिफरेंट किस्म के स्पेस होते हैं। कहीं पे ज्यादा स्पेस होगा तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल हो जाएगी, और कहीं पे कम स्पेस होगा तो वो कम कंप्रेसिबल होगी, लेस कंप्रेसिबल होगी। लेकिन बात यह है कि आमतौर पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लार्ज स्पेस ही होता है। तो आइए जरा इस लाइन को पढ़ते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड, जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस तरह से उनके दरमियान का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू उस वॉल्यूम के जब वो अनकंप्रेस्ड स्टेट में होती है। यानी कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस नहीं किया जाता तो वो ज्यादा जगह घेरती हैं, और जब कंप्रेस कर दिया जाता है तो उनके दरमियान में जगह कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में और डेंसिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या चीज है, मोबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी के वो फ्रीली मूव कर सके। जैसे गैसेस के पास ये एबिलिटी होती है कि गैसेस फ्रीली मूव कर सकती हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, तो वो कहलाएंगे गैसेस मोबाइल फेज के अंदर। द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज नोन एज मोबिलिटी। एज द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, जैसे कि गैसेस के मॉलिक्यूल हमेशा ही मोशन के अंदर रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। दे कैन मूव फास्ट ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, तो जब गैसेस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन के अंदर ही रहते हैं तो वो तेजी से मूव कर सकते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में खाली जगह बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकती है। द मॉलिक्यूल्स move freely in the empty spaces. This mobility is responsible to produce a homogeneous mixture of gases. अब ये homogeneous mixture क्या है, ये बड़े मजेदार सी बात है। अगर हम एयर की बात करेंगे तो हमारे पास जो एयर है वो 3 गैसेस का मजमुआ है, 3 से भी ज्यादा गैसेस का मजमुआ है। लेकिन पहली गैस है नाइट्रोजन गैस जो कि 78% तक मौजूद होती है। दूसरी गैस है ऑक्सीजन गैस जो कि 21% तक मौजूद होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम,
और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से हम बात करें हाइड्रोजन गैस के अलावा हाइड्रोजन गैस और इसी तरह से क्रिप्टॉन, फिर क्रिप्टॉन के अलावा यहाँ पे होते हैं वाटर वेपर्स और इसी तरह से नियॉन भी होती है और बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारे क्या नाम है एयर के अंदर। ये सारी गैसेस सिर्फ 1% से भी कम होती हैं। ऊपर वाली जो गैसेस है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस वो 78% और 21% यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में। अब हमें एयर जो है वो पूरी की पूरी एक ही जैसी लगती है, वो हमें अलग अलग पार्टिकल्स महसूस नहीं होते, यानी हमें हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस अलग अलग महसूस नहीं होती, हमें पूरी हवा एक ही जैसी लगती है, ऊपर से लेके नीचे तक वो एक ही जैसी लगती है। तो ये कहलाएगा होमो। होमो मतलब सेम। होमोजीनियस का मतलब ये है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ही फेज रहता है। होमोजीनियस यानी कि सेम फेज होता है, ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होता है, यानी कि ये गैसेस एक दूसरे के साथ में जब मूव कर रही होती हैं, मूव करने की वजह से ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेती हैं। अब हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी से हमें क्या पता लगता है? आसान अल्फाज में डेंसिटी से हमें यह पता लगता है कि कोई भी चीज़ कितनी हैवियर है, कितनी भारी है और कोई भी चीज़ कितनी हल्की है। यानी कि हमें डेंसिटी से ये पता लगेगा कोई भी चीज़ कितनी भारी है या कोई भी चीज़ कितनी लाइटर है। अब ये कैसे पता लगेगा? पहले तो हम इस बलून की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ये बलून देखें तो इस बलून का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है। बलून का साइज बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसका जो मास है वो बहुत कम है। मास बहुत ही कम है, साइज बहुत ज़्यादा है। अगर मास कम है, साइज बहुत ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, क्योंकि ये लाइटर है। जो भी चीज़ जितना लाइटर होगी उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें, ये वाटर है, जो वाटर होगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवियर होगा। वाटर जो होता है काफ़ी भारी होता है, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम इस बलून को, ये जो बलून है, इस बलून को वाटर के अंदर मतलब डिप करने की कोशिश करते हैं, जैसे तो हमने क्या किया, सबसे पहले बलून को फुला लिया, हमने गुब्बारे को फुलाया। फुलाने के बाद हमने क्या किया, इस बलून को ड्राउन करने की कोशिश करी, डुबाने की कोशिश करी, पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करी। तो होगा क्या कि जो बलून है ये पानी के अंदर डूबेगा ही नहीं। ये बलून फौरन से कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाएगा। ये कभी भी पानी के अंदर डूबेगा नहीं, ये सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इस बलून की डेंसिटी काफ़ी कम है। अब हमें एक चीज़ रियलाइज हुई कि जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो हमेशा चीज़ ऊपर आ जाती है, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमेशा नीचे चली जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पानी के अंदर मैं क्या करता, इसी पानी के अंदर मैं एक निडल, एक सुई को या एक यहाँ पे एक सिक्का डालने की कोशिश करता। अगर मैं यहाँ पे एक क्वाइन डालता या मैं इधर एक निडल डालता, तो होता कि निडल या जो हमारा क्वाइन है वो नीचे ड्राउन हो जाता, क्वाइन भी नीचे डूब जाता। इस तरह जो निडल है वो भी डूब जाती है, क्योंकि निडल की या क्वाइन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमारे जहन में एक सवाल आएगा, वो सवाल ये आएगा कि जो शिप्स होते हैं, जो बहरी जहाज होते हैं, वो पानी के अंदर कैसे फ्लूट करते हैं, वो क्यों नहीं डूबते? तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे किसी और वीडियो के अंदर। जब तक आपके पास फूड ऑफ थॉट्स है, आप ढूंढिएगा। अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी से हमने क्या बात करी? डेंसिटी क्या चीज़ पता लगती है कि कोई भी चीज़ कितना हैवियर होती है या कितना लाइटर होती है, ये हमें डेंसिटी से पता लगता है। अब डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? ये एक डिग्री है कॉम्पैक्टनेस की, कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, यानी कि कितना ज़्यादा क्लोज्ड है, मॉलिक्यूल्स कितना आपस में क्लोज्ड हैं, इसकी डिग्री हमें पता लगती है डेंसिटी से। गैसेस की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इनका वजन बहुत कम होता है, लाइट मास होता है इनका, जबकि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस जगह बहुत ज़्यादा गिरती है, लेकिन इनका वजन बहुत कम होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। जो गैसेस की डेंसिटी होती है हम उसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड से लेस डेंसर होती हैं, इसीलिए होता क्या है कि गैसेस लिक्विड्स के अंदर डिप नहीं हो पाती या लिक्विड के अंदर डूब नहीं पाती, ड्राउन नहीं हो पाती। जो गैसेस की डेंसिटी है वो किस तरह से बढ़ती है? गैसेस की डेंसिटी इस तरह से बढ़ती है जब आप उसको कूल करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस गुब्बारे को लिया, इस गुब्बारे को उठा के आपने कहाँ पे डाल दिया? फ्रीजर के अंदर डाल दिया। जब आप इस गुब्बारे को फ्रीज करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या? ये गुब्बारे का वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका साइज होगा वो श्रिंक हो जाएगा, और उसका साइज श्रिंक होने के बाद हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी,
जब भी हम इसके अंदर कूलिंग करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को उसकी स्टेटमेंट भी बतानी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है, और फिर ये भी बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और एक और गैस लगा लेते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी, इनमें से कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी और क्यों जल्दी डिफ्यूज होगी। सही है। सबसे पहले तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। यहाँ पे ग्राहम्स लॉ की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ग्राहम की स्पेलिंग होगी GRAHAMS, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखें, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पेश करने वाले शख्स का नाम था ऑब्वियसली थॉमस ग्राहम। ये लॉ पेश किया गया था 1864 के अंदर। थॉमस ग्राहम ने क्या किया था, बहुत सारी डिफरेंट गैसेस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन देखी, बहुत सारी गैसेस जो है वो किस तरीके से फैलती हैं, उनका फॉर्मूला उसने बनाया और उसके बाद एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कि गैसेस किस रेट पर, किस स्पीड के साथ में फैलती हैं, या गैसेस किस रेट पर इफ्यूज होती हैं, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैसेस की जो डेंसिटी है। डेंसिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम उन डेंसिटी का क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें तो, या मॉलिक्यूलर मासेस का स्क्वायर रूट ले लें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आसान अल्फाज में, डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस के फैलने की स्पीड कम हो जाएगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो। सही है। या इसी तरह से अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, यानी कि गैसेस के फैलने की रफ्तार कम हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक मोटा आदमी है, मोटा सा बच्चा है, और एक पतला सा बच्चा है, तो अगर इन दोनों की रेस लगवाई जाए तो कौन जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो मोटा बच्चा है वो रेस हार जाएगा क्योंकि उसके भागने की स्पीड कम होगी। जो लाइटर स्टूडेंट है वो जल्दी से भाग जाएगा और जल्दी से रेस जीत जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, उसका वजन कम है, इसलिए वो तेजी से भागेगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ इफ्यूजन है गैसेस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गैसेस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के या मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के। अब यहाँ पर मैथमेटिकल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होता है, के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो साथ में इक्वल्स टू का साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला R इक्वल्स टू कांस्टेंट, और साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/√d, या R इक्वल्स टू के अपॉन √k मल्टीप्लाई 1/√d। अब ये k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू k अपॉन √d। अब k अपॉन √d भी लिखा जा सकता है, या मॉलिक्यूलर मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी लिखा जा सकता है, R इक्वल्स टू k अपॉन √m। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि CO2 और CH4 में से कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी और हाइड्रोजन गैस में से कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी और क्यों। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस या हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास तो आपको निकालना आता ही होगा। देखें, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 टू हो जाएगा 32, 12 प्लस 32 हो जाएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसी तरह से अगर हम मीथेन गैस की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 4, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 4 हाइड्रोजन का एक्चुअली 4। इस तरह हाइड्रोजन गैस का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे सबसे कम मास किसका है, सबसे कम मोलर मास है हाइड्रोजन गैस का, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस का मोलर मास सबसे कम है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस सबसे कम है, इस लीस्ट। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। बिल्कुल इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास बहुत ज्यादा है, इसका मोलर मास बहुत ज्यादा है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा इन तीनों गैसेस के मुकाबले में। रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा इन तीनों गैसेस के मुकाबले में। तो हमने क्या करना है, हमने तीनों गैसेस का कंपैरिजन कैसे करना है, हमने तीनों गैसेस का कंपैरिजन, ये जितनी भी गैसेस उनका कंपैरिजन कैसे करना होगा कि हमने उनके मोलर मास निकालने हैं। जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा और जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस को सेक्शन बी के अंदर कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला सवाल हमने जो डिस्कस किया था वो था डिफाइंड डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन से रिलेटेड। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करी, डेफिनेशन भी आपको बताई, इफ्यूजन की डेफिनेशन भी आपको बताई, और फिर ये सवाल के ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाए तो हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। ये हो गई ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेट। अगर इसी के साथ हमसे सवाल पूछ लें कि विच गैस फ्रॉम अमंग CO2, CH4 एंड हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज द फास्टेस्ट एंड वाई, कि इनमें से कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी और कौन सी गैस देर से डिफ्यूज होगी और क्यों। तो इसका रीजन भी आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है उसका मोलर मास सबसे कम है। यहाँ पे लिख लेगा हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली, हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली बिकॉज इट हैज लीस्ट मोलर मास, ठीक है, इट हैज लीस्ट मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना है, 2 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है सेक्शन बी के अंदर वो क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग। हमने किस किस चीज की डेफिनेशन लिखनी है, इफ्यूजन की, प्रेशर की, मोबिलिटी की, डेंसिटी की और कंप्रेसिबिलिटी की। इन सब की डेफिनेशंस हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से एक और सवाल आ सकता है सेक्शन सी के अंदर, स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर सेक्शन सी के अंदर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है स्टेटमेंट लिखने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, तो अब फिर आपको पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पूरा शुरू से लेके पूरा एंड तक आपको पूरा का पूरा लिखना होगा सेक्शन सी के अंदर। अब हमारा फेवरेट पोर्शन स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, और अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन ए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं फौरन ही। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डिफ्यूज फास्टेस्ट, इसमें से कौन सी गैस बहुत जल्दी से डिफ्यूज होगी। तो हमारे पास ऑप्शंस है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस या फ्लोरीन गैस या हीलियम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मोलर मास निकालेंगे। जैसे हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं H2 का, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2। अगर हम क्लोरीन का निकालते हैं, क्लोरीन है Cl2, इसका मोलर मास निकालेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 71। सिर्फ फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 38। और इस तरह से अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट मोलर मास, सबसे कम मोलर मास हाइड्रोजन गैस का है। तो हाइड्रोजन गैस सबसे तेजी से डिफ्यूज होगी और क्लोरीन गैस सबसे स्लोएस्ट डिफ्यूज होगी। मैं आपको स्लोएस्ट का भी बता देता हूँ, क्लोरीन गैस सबसे स्लो डिफ्यूज होगी, सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस व्हेन, जब हम क्या करें, गैसेस की डेंसिटी किस तरह से बढ़ती है। गैसेस की डेंसिटी 2 तरीके से बढ़ती है स्टूडेंट्स। गैसेस की डेंसिटी बढ़ाने के लिए या तो आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, टेम्परेचर को कूल करना पड़ता है, या फिर आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। इनमें से किसी एक चीज को आपको करना पड़ेगा, या तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेम्परेचर इंक्रीज्ड। तो टेम्परेचर इंक्रीज वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि टेम्परेचर को हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ गैसेस, इसको कौन से यूनिट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। डेंसिटी ऑफ गैसेस को वैसे तो एक्सप्रेस किया जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। यहाँ पे मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पे कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है। अब अगर हम बात करें कॉमन यूनिट की, तो गैसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कॉमन यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वापसी रिपीट हो गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डिफ्यूज फास्टेस्ट, इसमें से कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज होगी। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, लिक्विड्स गैसेस के मुकाबले में कितना ज्यादा डेंसर होते हैं। तो इसका सही आंसर है एवरेज, रफली 1000 गुना, 1000 टाइम। अब यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है द गैस विथ मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, ये तीसरी मरतबा ये एमसीक्यू रिपीट हो गया है डिफरेंट तरीके से, कि इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है। सोचो सोचो, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस।
यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है, लास्ट एमसीक्यू है, बाय विच प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसकी वजह से हम कुक्ड फूड की स्मेल सूंघ पाते हैं। यानी घर में जब अम्मी आपका खाना पका रही हैं तो घर में खाना पकने की जो खुशबू होती है वो पूरे घर के अंदर फैल जाती है, पूरे सराउंडिंग के अंदर स्प्रेड हो जाती है। ये किस प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है? डिस्टिलेशन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। तो इसका सही आंसर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर हमने स्टूडेंट्स अभी बात करी थी, डिफ्यूजन के अंदर क्या होती हैं? गैसेस फैलती हैं। गैसेस के फैलने का जो प्रोसेस होता है, गैसेस का, वो कहलाता है डिफ्यूजन। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ही मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।